हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जो कि है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जो कि है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है द चीरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। तो इसे स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन टू बाय लुकिंग एट एन एग्जाम्पल ऑफ एन कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन। द चीरा किंगडम ऑफ Mahodayapuram was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula, part of present-day Kerala. It is likely that Malayalam was spoken in this area. The rulers introduced the Malayalam language and script in their inscriptions. In fact, this is one of the earliest examples of the use of a regional language in official records in the subcontinent. At the same time, the Chiras also derive upon Sanskritic tradition. The temple theatre of Kerala, which is traced to this period, borrowed stories from the Sanskrit epics. The first literary works in the Malayalam dated to about the 12th century, are directly indebted to Sanskrit. Interestingly enough, a 14th century text, the Lilatilakam, dealing with grammar and poetics, was composed in Manipravam, literally diamonds and corals, referring to the टू लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो चीरास और उनका डेवलपमेंट, चीरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, यानी चीरा और मलयालम का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, चीरा एक किंगडम था कहाँ का? महोदयापुरम का। ठीक है, महोदयापुरम का एक क्या था? किंगडम था। कहाँ का? महोदयापुरम का किंगडम था। ठीक, वहाँ पे क्या था? 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एक मतलब 19th सेंचुरी में साउथ वेस्टर्न पार्ट में एक पेनिनसुला था, वहाँ पे सिचुएटेड था, जो कि आज कहाँ पर है? ये है केरला में। ठीक है, और केरला में ही क्या इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसका नाम है मलयालम। केरला की राजभाषा मलयालम है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो महोदयापुरम है, महोदयापुरम यहाँ पे क्या था कि यहाँ की जो लैंग्वेज थी वो कैसी, वो कौन थी? वो मलयालम लैंग्वेज थी। जैसे कि आप इधर एक मैन्यूस्क्रिप्ट, इधर फोटो है मैन्यूस्क्रिप्ट की, इसमें आप देख पा रहे हो, ये शायद से इंस्क्रिप्शन है। ठीक, तो यहाँ पे मलयालम ही बढ़ाई जाती थी, और वहाँ के जो टेम्पल्स थे वहाँ पे सांस्कृतिक ट्रेडिशन चल रहा था। ठीक है, और फिर बाद में टेम्पल्स में मतलब सांस्कृतिक एपिक्स तो रखते रहते थे, बाद में टेम्पल्स में क्या, मलयालम्स में भी क्या कोड्स रखे गए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, द जगन्नाथ कल्चर है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कल्ट लिखा हुआ है। इन अदर रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस इज कल्ट ऑफ जगन्नाथ, लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द नेम for Vishnu at Puri, Orissa. To date, the local tribal people make the wooden image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. In the 12th century, one of the most important ruler of the Ganga dynasty, Anantavarman, decided to erect a temple of Purushottam Jagannath at Puri. Subsequently, in 1230, King Annagabhima III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as a deputy of the god. As the temple gained in importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political method also increased. All those who conquered Orissa, such as the Mughals and the Maratha and the English East India Company, attempted to gain control over the temples. They felt
दैट दिस वुड मेक their रूल एक्सेप्टेबल टू लोकल पीपल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे जो जगन्नाथपुरी है वहाँ के कल्चर के बारे में बताया जा रहा है। वहाँ पे क्या था, जगन्नाथपुरी जो है इसका मतलब जगन्नाथ का मतलब है कि वो जग के नाथ, यानी कि द ओनर ऑफ होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लॉर्ड। एक टाइप से नहीं, इसका यही मतलब है कि पूरे दुनिया के भगवान जगन्नाथ, जग के नाथ, ठीक। और इसको फिर बाद में क्या बोला गया कि ये विष्णु जी हैं, और विष्णु जी का क्या एक रूप है जगन्नाथ, जो कि यहाँ उड़ीसा में एक जगह है पूरी, वहाँ पे क्या है टेम्पल है, क्या जगन्नाथ नाम का एक टेम्पल है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे एक लोकल ट्राइबल थे जिन्होंने इस वुडन इमेज को बनाया, जो कि एक डाइटी पर्सन की है। फिर बाद में इसको क्या, इन पर्सन को क्या आइडेंटिफाई कर दिया गया कि ये लॉर्ड विष्णु ही हैं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे 12th सेंचुरी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स आए गंगा डायनेस्टी के, जिनका नाम था अनंत वर्मन। इन्होंने डिसाइड करा कि इस टेम्पल को ये पुरुषोत्तम जगन्नाथ में एट पुरी, यानी कि इरेक्ट कर दे, कहाँ पर, पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी में। फिर साथ ही में ये 1230 में जो किंग अनागा भीमा थर्ड थे, इन्होंने कहा ये जो डाइटी है, इनको डेप्यूटी बना दिया जाता है भगवान का, यानी कि ये भगवान के क्या एक डाइटी सेट के डेप्यूटी। और फिर बाद में क्या इनका एक बहुत बड़ा टेम्पल बना दिया गया, पहले वुडन के टेम्पल रहते, फिर बाद में बहुत बड़ा टेम्पल बना दिया गया। फिर यहाँ पे जितने भी रूलर्स आते थे, चाहे वो मुगल्स हो, मराठास हो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये सबसे क्या, ये इनको अटेम्प्ट करते थे गेन करने के लिए, लेकिन यहाँ के जो लोकल पीपल थे इसको एक्सेप्टेबल नहीं करते थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक तक, जो कि है द राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। तो इससे स्टार्ट करते हैं। इन द 19th सेंचुरी द रीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएट्स constitutes most of present-day Rajasthan was called Rajputana by the British. While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajput, this is only partially true. There were there were several groups who identified themselves as Rajput in many areas of northern and central India, and of course there are several peoples other than Rajput who lives in the Rajasthan. However, 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 the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. These culture of Rajasthan were closely linked with the ideals and aspirations of rulers. From about the 8th century, most of the present day of state of Rajasthan was ruled by various Rajput families. Prithviraj was one such ruler. These rulers cherished the ideal of hero who fought valiantly and often choosing death on the battlefield rather than face defeat. Stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs, which are recited and especially trained minstrels. These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situation and a range of strong emotion, loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. Did women find a place within these stories? Sometimes women are depicted as following their heroic husband in both life and death. There are stories about the practice of sati, or in the immolation of widows on the funeral pyre of their husband. So those who followed the heroic ideal often had to pay for it with their lives. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो था द राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म, यानी कि ये जो राजपूत और इनके साथ जो ट्रेडिशन एक जुड़ा हुआ है किसका, हीरोइज्म का,
कि ये क्या, ये अपने आप को क्या एक टाइप से इनका सिस्टम कैसा मतलब कि जो राजपूत है उनको क्या एक टाइप का हीरो माना जाता है। अब हीरो इनको क्यों माना जाता है तो चलो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो राजपूत है वो इसलिए माना जाता है हीरोइज्म इनको, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लोग जैसे राजपूत से नाम एक जुड़ता है राजस्थान का, तो यहाँ पे लोग जो भी मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो राजपूत होते हैं वो राजस्थान में ही सिर्फ रहते हैं। तो ये बिल्कुल 100% सच नहीं है। क्यों क्यों नहीं सच है? क्योंकि बहुत सारे जो राजपूत हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वो राजस्थान छोड़ के दूसरे स्टेट्स हो गए, यूपी हो गए, ठीक है, यूपी हरियाणा, यहाँ पर भी क्या बहुत सारे राजपूत रहते हैं। इस पूरे देश में क्या राजपूत रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो राजपूत है इनको क्या एक टाइप से ये सब हीरो की तरह कंसीडर करे गए, ठीक है। और इनको हीरो बनाने में क्या एक बहुत, ये हीरो खुद को नहीं कहते थे, ठीक है। तो अगर जिस समय ये जैसे पृथ्वीराज चौहान है, इनको बहुत सारे लोग क्या हीरो कहते हैं, ठीक है। तो जब अगर इनके समय में चले जाए, जब पृथ्वीराज जिंदा थे तो उनके काम देखेंगे तो वो हीरो नहीं, वॉरियर की तरह थे, ठीक है। लेकिन आज के लोग क्या उनमें मतलब कि अब जैसे पृथ्वीराज चौहान पे बहुत सारी क्या स्टोरीज है, बहुत सारी क्या कविताएं, पोएम्स बन गई जिनकी वजह से जो आम आदमी होता है वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है, और वो भी क्या कहता है राजपूत तो मैं भी हूँ इन्हीं के खानदान का, तो वो अपने आप को भी क्या हीरो समझने लगता है, ठीक। वो हीरो नहीं थे, वो स्ट्रगलर्स थे, वो वॉरियर्स थे, ठीक। वो अपने आप को हीरो समझने लगता है। फिर हीरो समझने के बाद क्या करता है कि और उनकी जो हीरो समझने के बाद अपना भी वैसे ही काम करने लगता है। फिर जो उनकी बीवियाँ होती थी, जैसे कोई रूलर है, राजपूत है, वो लड़ाई में मर गया, तो जब उसको जलाया जाएगा तो उसी के साथ उसकी वाइफ को, उसकी बीवी को भी क्या सती में जला दिया जाएगा। तो ये जो सती आती है सब हम लोग क्लास 8 में आकर के पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर है, ठीक है, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री का है, ठीक। तो इसमें आकर हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो लोग को समझाते हैं कि वो भी क्या एक हीरो हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते अपने चैप्टर की तरफ। तो जो अब हमारा नया टॉपिक आता है वो है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर, द स्टोरी ऑफ कथक। तो कथक तो एक सॉन्ग है, तो मतलब कि एक डांस है, तो इसको पढ़ते हैं। इफ हीरोइक ट्रेडिशन कैन बी फाउंड if heroic tradition can be found in different region in different forms, the same is true of dance. Let us look at the history of one dance from Kathak, now associated with several parts of North India. The term Kathak is derived from Katha, a word used in Sanskrit and other language for stories. The Kathaks were originally a caste of storytellers in temples of North India who embellished their performance with gestures and songs. Kathak began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th century. With the spread of the Bhakti movement, the legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called Ras Leela, which combined folk dance with the basic gesture of Katha storytellers. Under the Mughal emperor and their nobles, Kathak was performed in the court, where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style. Subsequently, it developed in tradition of Gharhanas, one in the court of Rajasthan, Jaipur, and other in the Lucknow. Under the patronage of Wajid Ali Shah, the Nawab of Awadh, it grew into century. It was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining areas of present-day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh. Emphasis was laid on intricate and rapid footwork, elaborate costumes, as well as on the enactment
enactment of stories. Kathak, like several other cultural practices, was viewed with disfavor by most British administrators in the 19th and 20th century. However, it survived and continued to be performed by courtesans and was recognized as one of the six classical forms of dance in the country after independence. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हाँ, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब कथक नाम का एक सॉन्ग था, वो यहाँ पे क्या शुरू होने लगा। अब कथक नाम का कैसे गाना बन गया, तो देखो गाना नहीं, एक डांस बन गया। कैसे, तो देखिए कथक, कथक को अगर तोड़े तो उसमें आता है एक वर्ड आ रहा है, क्या है, हम लोगों को कथा, ठीक है, वो है क्या, कथा। कथा मतलब कि स्टोरी, ठीक, एक स्टोरी, मतलब हिंदी में क्या बोला जाता है, स्टोरी को कथा ही बोली जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कथा। तो पहले के लोग क्या करते थे कि कहानी सुनाते थे, ठीक है। तो वो राजा के मनोरंजन के लिए या लोगों के मनोरंजन के लिए क्या, वो डांस कर करके क्या कथा सुनाते थे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग टीवी में देखते थे, एक था राजा फिर नाचा, फिर राजा का युद्ध हुआ फिर नाचा। तो मतलब कि ऐसे कथक डांस आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी एंटरटेनिंग होता था, ठीक है। तो एक कथा जो था, एक कथा शुरू करा गया, ठीक। मतलब कि कथा जो थी वो नाच के गा के सुनाते थे। तो उन्होंने इस डांस स्टेप को ही क्या, कथा वाला, कथा सुना रहा है तो उसको क्या कर दिया, नाच नाच के कथा सुना रहा है तो उसका नाम रख दिया कथक, ठीक है। तो ऐसे कथक रख दिया गया। तो ये जो यहाँ के लोकल पीपल थे इनको ज़्यादा पसंद नहीं आता था, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था लोकोक्ति, ठीक है। लोकोक्ति पढ़ा था या फिर लोकगीत पढ़ा था, सॉरी, लोकगीत हिंदी में पढ़ा था। तो अब ये जो लोकगीत है ये उन्हीं को पसंद आएगा जो लोकल के होंगे। वैसे जो कथक जो था, जो उन लोकल के थे उन्हीं को पसंद आएगा, ऐसे बाहर के लोगों को तो पसंद नहीं आएगा। तो जो 19th और 20th सेंचुरी में जब ये सब थे, कौन, ब्रिटिशर्स, तो इनको क्या बिल्कुल पसंद ही नहीं आता था। तो इसकी वजह से क्या होने लगा, पसंद नहीं आता था। तो ये सब क्या है, डांस स्टेप्स को बैन कराने लगे थे, बंद कराने लगे थे, लेकिन ये आज भी चलता है और आज ये 6th फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस है इंडिया का। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेंटिंग फॉर पैट्रॉन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। तो इससे भी क्या हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। Another tradition that developed in different ways was that of miniature painting. Miniature, as their very name suggests, are small sized paintings generally done in watercolor or cloth or paper. The earliest miniature were a palm, leaves, or wood. Some of the most beautiful of these, found in Western India, were used to illustrate Jaina texts. The Mughal emperors Akbar, Jahangir, and Shah Jahan patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle or hunting, and other aspects of social life. They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. With the decline of the Mughal Empire, many painters moved out to the courts of the emerging regional states. See also, as a result, Mughal artists ta- taste tastes sorry taste uh, influenced the regional court of the Deccan and Rajput courts of Rajasthan. At the same time, they retained and developed their distinctive characteristics. Portraits of rulers and court scenes came to be painted following the Mughal example. Besides themes from mythology and poetry,
were depicted at centers such as Mewar, Jodhpur, Bundi, Kota, and Kishangarh. Another Kishangarh, Kishangarh, another region that attracted miniature painting was the Himalaya foothill. Was a Himalaya foothills around the modern day स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर कथक के साथ ही क्या पेंटिंग्स ऑफ पैट्रोन्स का भी क्या यहाँ पर जो ट्रेंड था वो चलने लगा, ट्रेडिशन चलने लगा। अब ये कैसे होता था, तो देखिए अब राजा कहीं लड़ाई करने गया, ठीक है, तब जब राजा लड़ाई करने जाएगा तो उसके गवाह तो होंगे, लेकिन अब जैसे अब उसको अपने पोते को सुनाना होगा या अपने बहुत पुराने लड़कों को मालूम होना होगा, तो कैसे, या तो किसी से पूछेंगे या तो फिर वो क्या ये पेंटिंग्स देख करके पता लगाएंगे कि उनके दादाजी ने कैसे लड़ाई करी थी, है ना। तो इस तरीके से क्या वो लोग पेंटिंग बनाते थे। तो ये तब कहाँ पर ये वो होती थी, मेवाड़ में होती थी, जोधपुर में, बुंडी में, कोटा में, किशनगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, फिर बाद में या मॉडर्न डेज में शुरू होने लगी, ठीक है, हिमालयन फुटहिल्स में ये जाकर शुरू होने लगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सिस्टम चालू हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।